तो चलिए दोस्तों देखिए भाग 17 जिसे हम राजभाषा के नाम से जानते हैं और इसमें अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल आते हैं 343 से लेकर 351 तक। पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर राजभाषा होती क्या है। तो राजभाषा का मतलब होता है कि जो भाषा राजकीय कार्यों में या फिर प्रशासकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो एक सिंपल सी आप कह सकते हो परिभाषा है इसकी कि राजभाषा क्या है, तो प्रशासकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। पहले के टाइम में जब देश आज़ाद नहीं था, जब संविधान लागू नहीं था, तो लोग इसे दरबारी भाषा भी कहते थे क्योंकि दरबार का सारा काम इस भाषा में होता था इसलिए। और आज इसे हम राजभाषा कह रहे हैं। दरअसल हमारे संविधान में जो राजभाषा भाग 17 है, इसकी मदद के लिए या इसके साथ के लिए एक अनुसूची भी है और वो अनुसूची है 8, जिसके अंदर 22 भाषाएं इस समय दर्ज हैं। पहले उसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, धीरे धीरे उसमें भाषाएं जुड़ती गईं और आज के समय में कुल मिला के 22 भाषाएं उसके अंदर शामिल हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं। वैसे आपके लिए देखिए वनडे एग्जाम के लिए आप इतना भी कर लेंगे अगर कि भाग 17 में कितने आर्टिकल हैं, इसके अलावा एक पहला आर्टिकल कर लीजिए 343 और इसके बाद फिर अनुसूची 8 में कौन सी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं शुरू में और उसके बाद फिर 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं इनका नंबर। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी वनडे एग्जाम में काम चल जाता है। थोड़ा सा हम डिटेल में कर रहे हैं कि एक बार अगर आप भाग 17 पढ़ लें तो फिर किसी तरह का कोई प्रश्न उससे ना छूटे। तो देखिए भाग 17 को हम सरल बना सकते हैं ऐसे कि ये भाग 17 कुल मिला के 4 अध्याय में डिवाइड है। अध्याय 1 जिसे हम कहते हैं संघ की राजभाषा, इस अध्याय का नाम है ना, संघ की भाषा। और इसमें कुल 2 आर्टिकल हैं 343 एवं 344। तो 2 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर भी आर्टिकल है 343(1), 343(2) ऐसे, लेकिन 2 आर्टिकल आपको मेनली याद रखने। उसके बाद फिर अगला अध्याय है जिसे कहते हैं हम अध्याय 2 और अध्याय 2 में दिया हुआ है प्रादेशिक भाषाएं। इसका मतलब यह है कि राज्यों की जो भाषाएं हैं उनके संबंध में बात की गई है यहाँ पर। और इसमें कुल मिला के 3 आर्टिकल हैं 345, 346 और 347। ये 3 आर्टिकल दिए हुए हैं कहाँ पर, अध्याय 2 में। और फिर अध्याय 3 है। अध्याय 3 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, विधानमंडल आदि की भाषा क्या होगी, है ना। तो आदि की भाषा के बारे में बताया गया है कि इनकी भाषा क्या होगी, इनकी भाषा के संबंध में बात की गई है। इसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल है 348 और 349। ठीक है, आसान है। और उसके बाद अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि राज्य, संघ हिंदी भाषा को लेकर या भाषाओं को लेकर या कह सकते हो आप मातृभाषाओं को लेकर किस तरह का रवैया अपनाएंगे, वो उसे प्रमोट करेंगे। तो कुल मिला के ये राज्यों को और केंद्र को निर्देश देने के संबंध में है। तो हम इसे कहेंगे विशेष निर्देश, है ना। संविधान में लिखा होता है विशेष निर्देश, का मतलब है विशेष प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं 350 और 351। तो इस तरीके से 4 अध्याय में हमारा ये भाग 17 विभाजित है, जो कि बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अब आप सोच के देखिए कि ये तो राजभाषा से संबंधित आर्टिकल है ही, लेकिन क्या हमारे संविधान में इसके अतिरिक्त भी कहीं कोई आर्टिकल है जो भाषा को लेकर हो या भाषा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अन्य अगर देखें हम संविधान में अन्य स्थानों पर, तो अन्य स्थान पर अगर हम देखेंगे तो आपको मिलेंगे 4 आर्टिकल ऐसे जो भाषा से संबंधित हैं। एक 29, एक 30 और इसके अलावा 120 और 210। ये जो आर्टिकल हैं आपने ये पढ़े भी होंगे। मौलिक अधिकारों में एक आर्टिकल है 29 जो कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। और आर्टिकल 30 कहता है कि इन सबको बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक लोग अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। और 120 जो आर्टिकल है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है, जिसकी जो भाषा अंग्रेजी है और अंग्रेजी है, अन्य जो भी भाषा वो रखना चाहें। और इसके अलावा 210 जो है वो विधानमंडल की भाषा के बारे में बताता है।
तो ये जो आर्टिकल है 4, ये भाग 17 में नहीं है, लेकिन भाग 17 में ना होने के बावजूद भी ये भाषा से संबंधित है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी समझ लीजिए। और एक अनुसूची, जो अनुसूची 8, वो भी भाग 17 से संबंधित है, उसमें भाषाएं दी हुई हैं। तो इसका मतलब भाग 17 के अतिरिक्त भी हमारे संविधान में कुछ स्थानों पर भाषा के विषय में कुछ ना कुछ बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक एक करके हम आर्टिकल देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक एक आर्टिकल पे एक बार नज़र डाल लेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 343, सबसे पहला आर्टिकल 343 क्या कहता है, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में मुझे टाइम लगता है, तो मैं स्क्रीन पे आपको एडिट करके दे देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या लिख के आ रहा है। 343 नंबर का जो आर्टिकल है, जो 343 का 1 जो आर्टिकल है, वो बहुत सिंपल सी बात कहता है, और वो कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी एवं अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो सिंपल सा है, हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, लिपि देवनागरी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अंक है 1 2 3 4 वो बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप जो होता है वही होगा। तो इसका मतलब 343 एक तरीके से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान रहा है। एक छोटी सी दिलचस्प घटना मुझे याद आ रही है, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जब संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी, तो बात थी 11 सितंबर 1949 की। 11 सितंबर 1949 को ये शुरुआत हुई कि भाषा कौन सी रखी जाए राजभाषा के रूप में। तो खूब बहस हुई और हिंदी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो आप कह सकते हैं कि 11 सितंबर 1949 से लेकर 14 सितंबर 1949 तक ये बहस चली कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे साउथ के लोग थे जो इसके विपक्ष में थे, जो नहीं चाह रहे थे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। खूब गर्मा गर्म बहस हुई और आखिरकार संविधान सभा की नियम समिति ने यह तय किया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा, और ये फैसला 14 सितंबर 1949 को हुआ, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा के अंदर राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए ये 14 सितंबर आपको जरूर याद रखना है। 14 सितंबर वो डेट है जब 14 सितंबर 1949 वो डेट है जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है ना, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। इसीलिए इस डेट को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, इसी वजह से मनाते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, तो ये बात आई गई होगी। अब फिर संविधान लागू हो गया हमारा, और ये हिंदी को राजभाषा हमने मान लिया। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन वह लागू नहीं हो पाई। और इसलिए आपको एक नोट करके एक बात याद रखनी है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, कि 26 जनवरी 1950 से हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया, परंतु लागू नहीं कर पाए। और क्यों लागू नहीं कर पाए, उसके विषय में आपको पता लग जाएगा आर्टिकल 343(2) में। यानी कि आर्टिकल 343(2) जो है, इसमें दो आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। देखो, आर्टिकल 343(1) जो मैंने अभी बताया है ना, हिंदी राजभाषा और देवनागरी लिपि और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और जो 343 का 2 है, वो ये बात बताएगा आपको कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन लागू नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजी को प्रमोट किया गया उस समय मजबूरी की वजह से। और देखिए, आप स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके लिख के कि क्या कहता है 343(2) नंबर का आर्टिकल। तो वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक सभी प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इसका मतलब ये था कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से 15 वर्ष का ये टाइम दिया गया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग भारत में सभी प्रशासकीय कार्यों के लिए किया जाता रहेगा। क्योंकि समस्या वही थी कि सब अपनी अपनी लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, और अंग्रेजी ऐसी थी जो सब सर्वमान्य थी, सभी मान रहे थे उसे, तमिल वाले भी मान रहे थे, हिंदी वाले भी। तो आखिरकार अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सभी प्रशासकीय कार्यों के लिए लागू कर दिया गया। ये बात 343(2) में लिखी है। इसके बाद देखो, एक और आर्टिकल है, आप अगला आर्टिकल देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 344 नंबर का आर्टिकल। 344 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। 5 वर्ष की समाप्ति या 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा इस तरह के आयोग का गठन किया जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल मतलब था कि आर्टिकल 344 आपको क्या बता रहा है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, और ये राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और ये इस आयोग का गठन या तो 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष के बाद, या फिर अगर 5 वर्ष के बाद ना कर पाए तो फिर 10 वर्ष के बाद इस राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा।
अब आप सोच के देखिए कि क्या हुआ होगा उस समय। 1955 तक तो कुछ हुआ नहीं। 1955 में एक राजभाषा आयोग बना, और 1955 में जो राजभाषा आयोग बना है ना 1955 में, तो इसे हम प्रथम राजभाषा आयोग कहते हैं। और इस राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीजी खेर। तो बीजी खेर जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और बीजी खेर जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी अगले ही साल 1956 में, और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर आप देखते हैं कि राजभाषा आयोग के द्वारा बहुत सारी भाषाएं धीरे धीरे हमारे संविधान में जुड़ती चली गई। और उसके बाद फिर एक अगला आर्टिकल है, देखो इसी में 344, जैसे ये 344 का वन था ये, वैसे 344 का एक 4 नंबर का आर्टिकल, ये सॉरी 344 का, तो 344 का एक और आर्टिकल है 344 का 4। ये आर्टिकल कहता है कि राजभाषा को निर्धारित करने के लिए या राजभाषा के संबंध में विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का निर्माण किया जाएगा। तो संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। और संयुक्त संसदीय समिति आप जानते होंगे कि संयुक्त संसदीय समिति जो होती है वो संयुक्त संसदीय समिति जो होती है वो संसद से मिलकर ही बनेगी, यानी कि संसद सदस्यों से। तो इसमें संसद के लोकसभा के 20 मेंबर, 20 सदस्य, और राज्यसभा के 10 सदस्य लिए गए, यानी कि कुल मिला के ये संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, टोटल 30 सदस्य। ये संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो किया गया था वो 1957 में किया गया था, 1957 में। तो बस ये फैक्ट है। तो एक बार मैं फिर आपको बोल देता हूं कि आर्टिकल 344 का 2 क्या कहता है। तो वो कहता है क्या, राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा राजभाषा के संबंध में। और आर्टिकल 344 यानी कि 344 का जो 4 नंबर का आर्टिकल है वो ये कहता है कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, और उस संयुक्त संसदीय समिति में कुल मिला के 30 सदस्य होंगे, जो 20 लोकसभा के 10 राज्यसभा के होंगे। और इसका गठन कब किया गया, 1957 में। फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसकी जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में एक बात की गई साफ साफ कि भाई 2 समितियां बनाई जाएंगी, 2 राजभाषा आयोग, समिति नहीं सॉरी 2 राजभाषा आयोग बनाए जाएंगे, और दोनों राजभाषा आयोग कैसे होंगे, स्थायी होंगे। तो स्थायी राजभाषा आयोग की बात की गई किसमें, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जो प्रत्यावेदन दिया गया, जो रिकमेंडेशन दिया गया। और इस रिकमेंडेशन के आधार पर 2 राजभाषा आयोग बने भी। पहला जो राजभाषा आयोग था वो 1961 में बना है ना, तो इसे हम कहते हैं प्रथम स्थायी राजभाषा आयोग। आप देखो इसमें थोड़ा अंतर करना है आपको। वो जो पहला राजभाषा आयोग है वो स्थायी नहीं है, वो राजभाषा आयोग बना, फिर इसके बाद और भी बहुत सारे बने हैं। लेकिन ये जो प्रथम स्थायी राजभाषा आयोग है ये बना था किसके रिकमेंडेशन पर, संयुक्त संसदीय समिति के रिकमेंडेशन पर। और इसका काम था ये भाषा के संबंध में विधायी यानी कि कानून बनाने वाले रिकमेंडेशन दे, कि भाई भाषा के संबंध में कोई कानून अगर बनाना है तो उसकी रिकमेंडेशन देने वाला ये राजभाषा आयोग था, जो स्थायी राजभाषा आयोग था। लेकिन ये चल नहीं पाया, और ये 1967 में क्या हो गया, ख़त्म कर दिया। तो 1967 में ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद उसी समय में, उसी साल यानी कि 1961 में एक दूसरा भी था। 1961 में एक और, यानी कि दूसरा लिख लेते हैं हम। दूसरा जो स्थायी राजभाषा आयोग था, वो आपको ध्यान रखना आज भी चल रहा है। वर्तमान में आज भी स्थायी राजभाषा आयोग जो 2 नंबर का है, जो 1961 में ही बना था, वो आज भी हमारे वर्तमान में मौजूद है। दूसरा जो राजभाषा आयोग है उसका नाम है वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली राजभाषा आयोग, है ना, ये इसका नाम है। और ये 1961 में गठित हुआ था और तब से लेकर आज तक चल रहा है, यानी कि ये 2nd वाला। आप समझ रहे हैं ना। जो 344 का 4 नंबर का जो आर्टिकल है वो संयुक्त संसदीय समिति की बात करता है। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने ये कहा कि 2 स्थायी राजभाषा आयोग बने। 2 स्थायी राजभाषा आयोग में जो पहला वाला राजभाषा आयोग था 1961 में वो खत्म हो गया, और फिर जो दूसरा वाला 1961 में बना है वो आज भी मौजूद है, और उसका नाम ये है। ठीक है। ये जो राजभाषा आयोग है ये वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है।
मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका काम यही है, इस राजभाषा आयोग का काम यही है कि भाषा के संबंध में कोई भी भाषा, हिंदी भाषा है और भी जो भाषा है, उन सारी भाषाओं के संबंध में अपनी तकनीकी जानकारी सरकार के साथ साझा करें, है ना। उसके बारे में बताएं कि भाई कौन कौन से नए वैज्ञानिक शब्द आ रहे हैं, कौन कौन से नए तकनीकी शब्द आ रहे हैं उस भाषा में, कौन से शब्दों को हटा देना चाहिए। इस तरह के विचार या इस तरह की रिकमेंडेशन ये आयोग सरकार को देता है। तो इसलिए 344 का 4 भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रहेगा 2 आर्टिकल आपने देखे, इनमें भी आपको वनडे एग्जाम के हिसाब से भी आप सोचें तो 343 का 1 आपको जरूर याद रखना है, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संघ की राजभाषा क्या होगी, है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि हिंदी का जिक्र, जैसे कई लोग बताते हैं ना कि हिंदी का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया, तो कई आर्टिकल लिखाए जा सकते हैं, लेकिन आपको 343 का 1 ही बोलना है सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब दूसरा अध्याय आता है। पहले अध्याय में तो यही 2 आर्टिकल थे, देखो याद हो जाना चाहिए आपको, है ना। वीडियो देखते देखते ही इसे बार बार ना देखना पड़े, है ना। अच्छी बात है, बार बार देखोगे तो मुझे तो अच्छा ही है, फ़ायदा ही होगा, लेकिन आपको टाइम ना खराब हो तो आप बस इतना ऐसे याद करें कि 343 नंबर का जो आर्टिकल है वो संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है, और 344 नंबर का जो आर्टिकल है वो आयोगों की बात करता है और संयुक्त संसदीय समिति की बात करता है। फिर उसके बाद देखो दूसरे अध्याय प्रादेशिक, दूसरा अध्याय जो है वो क्या है, प्रादेशिक भाषाएं, है ना, ऐसे है। और इसमें आर्टिकल है 345 और 346 और 347, 3 आर्टिकल है। अब देखो 345 नंबर का जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि राज्य जो राज्य हैं वो अपनी राजभाषा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि उत्तर प्रदेश में हिंदी प्रथम राजभाषा है, उर्दू सेकंड राजभाषा है ना। ऐसी पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी प्रथम राजभाषा है और फिर हिंदी सेकंड राजभाषा है। तो कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ अगर कोई व्यवहार करता है, प्रशासकीय व्यवहार करता है, तो उसके लिए वो एक से अधिक राजभाषा का प्रयोग कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 345 जो है वो राज्यों की राजभाषा के बारे में बात कर रहा है कि हर राज्य को ये अधिकार है कि वे अपनी राजभाषा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हिंदी एक ऐसी राजभाषा है जो उत्तर प्रदेश बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ, है ना, इन राज्यों को अगर मिला लें तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी 9 राज्यों में प्रथम राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। और ऐसे 3 राज्य और हैं जिसमें दूसरे सेकंड राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, तो दूसरे नंबर की राजभाषा है, पहले नंबर की मराठी और दूसरे नंबर की हिंदी। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 345 है वो राज्यों को राजभाषा अपनाने या निर्धारण करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 346 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 346 कहता है कि संघ व राज्यों, है ना, संघ व राज्यों में पत्र आदि की भाषा, पत्र आदि का मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन होगा, तो आप कह सकते हो कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होगी उसके बारे में बात की जा रही है 346 नंबर के आर्टिकल में। और इसका सिंपल सी बात है कि इंग्लिश के अतिरिक्त कोई भी एक राजभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इंग्लिश राजभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का प्रयोग पत्र आदि के लिए किया जा सकता है। तो ये 346 है। 347 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है इसमें कि 347 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति जो करेगा वो सरकार की सलाह पे ही करेगा। तो राष्ट्रपति राज्यों को राजभाषा के संबंध में निर्देश दे सकते हैं, कह सकते हैं कि आप उन्हें इस राजभाषा को प्रमोट करो। जैसे होता ही है कि कोई राज्य ऐसा हो सकता है जहाँ पर पहले सरकार ने किसी राजभाषा को अपना लिया, लेकिन वो पता चला कि उस राज्य के जो लोग हैं वो किसी अन्य भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और वो उस राज्य के लोग चाहते हैं कि उस अन्य जो भाषा जो मैं बोल रहा हूँ उस अन्य भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। तो इस आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को ये कह सकता है कि भाई जनता की मांग है, इसलिए इस राज्य में, अपने राज्य में इस भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दो, भले ही दूसरे नंबर की रखो या तीसरे नंबर की रखो, लेकिन रखनी पड़ेगी। तो इस तरह के निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों को दिए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। और उसके बाद तो 3 आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, तीनों आर्टिकल। और इसके अलावा देखो आप स्क्रीन पे भी लिख के आ ही रहे हैं, है ना, बीच बीच में आते हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे मैं फिर आप देखो फिर लिख के आ रहे होंगे 345 नंबर का आर्टिकल क्या कह रहा है, 346 नंबर का आर्टिकल क्या कह रहा है, या 347 नंबर का आर्टिकल क्या कह रहा है ना, सिंपल सा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है तीसरा अध्याय है, वो है SC HC। इसका SC HC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, वह संसद और विधानमंडल, इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? तो इसके लिए देखो 2 आर्टिकल दिए हुए हैं हमारे संविधान में। तो पहले तो बहुत सिंपल सा है, एक ही आर्टिकल में आप सीधे सीधे कर सकते हो कि भाई 348 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है। 348 नंबर का जो आर्टिकल है वो सिंपल सी बात कह रहा है बिल्कुल कि इनकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, यानी कि अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडल में। हाँ, अगर कोई वहाँ पर कोई बोलना चाहता है, किसी और भाषा में अपनी भाषण देना चाहता है संसद में, विधानमंडल में, तो वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन मेन जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो अंग्रेजी का किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार कि आर्टिकल 348 क्या कह रहा है ना, कि इन चारों जगहों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडल की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है विशेष निर्देश। विशेष निर्देश, विशेष निर्देश में 4 आर्टिकल आ रहे हैं। देखो इसमें वैसे नंबरिंग तो 2 की है, 350 और 351, लेकिन हो क्या रहा है इसमें 350 एक आर्टिकल है, एक 350 का यानी कि ए, 350 खा यानी कि बी, ये आर्टिकल है। तो 3 आर्टिकल तो यही होगा सीधे सीधे। इसके अलावा 351 यानी कि कुल 4 आर्टिकल होगा इस तरीके से विशेष निर्देश वाले भाग अध्याय में। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, आप देखो एक बार स्क्रीन पर और कि आर्टिकल 350 क्या कहता है। आर्टिकल 350 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण हेतु किसी भी राजभाषा में अपना प्रत्यावेदन दे सकता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि पता चला केरल में मलयालम बोली जा रही है और पता चला केरल में कोई उत्तर प्रदेश का आदमी है, तो वो मलयालम कहाँ से लिखेगा या मलयालम में क्या बोलेगा, तो वो अपना प्रत्यावेदन जो देगा वो हमारी जो राजभाषाएं हैं 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अपना प्रत्यावेदन दे सकता है, अपनी कहानी, अपनी व्यथा सुना सकता है। तो बहुत सिंपल है कि ये जनता को, नागरिकों को छूट दी गई है कि वो अपनी बात किसी भी भाषा में सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और वो भाषा जो उन 22 भाषाओं में शामिल है, राजभाषाओं में शामिल है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखिए 350 का यानी कि 350 का यानी कि 350A। 350A कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस पर महत्वपूर्ण लिख ही देता हूँ। देखो ध्यान रखेंगे आप, महत्वपूर्ण क्यों है ये, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं भाग 4 का नाम क्या है, नीति निदेशक तत्व, तो आपको ध्यान रखना है कि नीति निदेशक तत्व भाग 4 में तो है ही है, लेकिन भाग 4 के अतिरिक्त 350 का वाला आर्टिकल भी क्या है, नीति निदेशक तत्व के समान है, क्योंकि उसमें सरकार को, राज्य को निर्देश दिया जा रहा है कि वह अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा का, अल्पसंख्यक बालकों की जो शिक्षा है उसका जो माध्यम है वो मातृभाषा में करने का प्रयास करे। तो इसलिए एक तरीके से राज्य का कर्तव्य याद दिलाया गया आर्टिकल 350A में, इसलिए 350A महत्वपूर्ण है। 350B यानी कि 350 खा क्या कहता है, देखिए आप, राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह आयुक्त जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। तो बहुत सिंपल है कि ये जो 350B है इसमें एक आयुक्त की नियुक्ति की बात की जा रही है कि भाई एक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, है ना, और वो आयुक्त किसके अधीन काम करेगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करेगा। तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की बात करता है 350B, और ये आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने की ज़्यादा है नहीं चीज़। 351 देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कह रहे हैं कि संघ हिंदी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देगा। तो देखो अभी जैसे मैंने लिखा था 350A, और फिर आप इस पर भी निशान लगा लीजिए 351, ये भी, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो नीति निदेशक तत्वों के समान काम कर रहे हैं, जबकि भाग 4 में नहीं है ना। एक और आर्टिकल है वो इससे मतलब नहीं है, हमारा भाग 17 तो वो भाग 16 में 332, वो भी नीति निदेशक तत्व की तरह काम करता है। तो नीति निदेशक तत्व की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि संघ क्या करेगा, हिंदी भाषा के विकास को और प्रसार को बढ़ावा देगा। तो बहुत सिंपल है कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है 351, और क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य बताया जा रहा है, राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर, सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, उसे राज्य बोल रहे हैं, तो सरकार को ये उसका कर्तव्य बताया जा रहा है 351 में।
इसलिए 351 महत्वपूर्ण है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये आर्टिकल किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आसान है, देखो मैं फिर दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ। 343 के जो आर्टिकल है उसमें दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो उसमें ये याद रखनी है कि जो संघ की जो भाषा है वो हिंदी है, लिपि देवनागरी है, और इसके अलावा जो अंकों का रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। तो एक सिंपल सी बात है। इसके अलावा 343 का 2, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी में काम करने की बात की गई है कि अंग्रेजी में प्रशासकीय कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। 343 का 2 ये बात कह रहा है। इससे ये बात पता लग रही है कि हिंदी को भले ही राजभाषा मान लिया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। फिर 344 आपको याद रखना है, और 344 में दो आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है राजभाषा आयोग की बात और दूसरा है संयुक्त संसदीय समिति की बात। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर प्रदेशों की भाषा के बारे में है तो 3 आर्टिकल हैं उसके, जो आपने देखे हैं, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद और विधानमंडल की भाषाओं की बात की जा रही है, और उसके बाद फिर लास्ट में विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं संघ और राज्य दोनों को भाग 17 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली जो पॉइंट है, ये पॉइंट सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन्हें जरा आप ध्यान से देख सकते हैं। इनमें कुछ आर्टिकल जरूर कर लें। 343 नंबर का जो आर्टिकल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखें। 351 और 350A और B दोनों आर्टिकल, मतलब लगभग 4-5 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई आपसे 348 नंबर का कोई आर्टिकल पूछेगा, कम ही है, मुश्किल ही है। 347 का मुश्किल ही नहीं पूछेगा, लेकिन 343 पहले भी पूछा जा चुका है। 344 आ सकता है, 350A, B और 351, ये 351 और 350A, B तो आ भी चुके हैं पहले, इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए, शुद्ध रूप से आप वनडे एग्जाम वाली बात याद करनी है आपको कि ये जो भाग 17 है, इस भाग 17 की सहायता के लिए अनुसूची 8 है। इस अनुसूची 8 में कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं। बहुत आसान है, ये तो सबको याद होगा। लेकिन ये भाषाएं कैसे आई हैं हमारे संविधान में, ये आपको ध्यान करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची 8 यानी कि संविधान के प्रारंभ पर अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं थी, है ना। प्रारंभ पर कितनी भाषाएं थी, सॉरी गलत बोल गया, 14 भाषाएं थी। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, देखो, संविधान के प्रारंभ पर संविधान में कुल 14 भाषाएं थी प्रारंभ पर, और बाद में फिर 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं ऐसे करके जोड़ते चले गए। तो आपको अब 15वीं, 16वीं ये वाली भाषाओं का क्रम आपको याद करना है, और आपसे कई बार पूछा भी जाता है। आपको ये करना है कि 15वीं भाषा तो मैं लिख देता हूँ कि कौन सी जोड़ी गई, है ना। उसके बाद की भाषाएं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने में, क्योंकि उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक है एक, और उस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो 15वीं भाषा देखो कौन सी है, वो है सिंधी, है ना। सिंधी जो भाषा है वो 15वीं भाषा के रूप में हमारे संविधान में जोड़ी गई, और ये हुआ 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, 1967 का है ये संविधान संशोधन। 1967 में सिंधी को राजभाषा की अनुसूची 8 में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद देखो 16वीं, 17वीं, 18वीं वाली जो भाषा है उन्हें याद करने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, क्योंकि एक लाइन आपको याद रखनी है, और लाइन ये है, देखो आप याद करेंगे कि 71 नेपाली, ट्रिक है एक तरीके की ये, 71 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाश चुरा ले गए, है ना। तो 71 नेपाली मणि को लाए और 92 बदमाश चुरा ले गए, ये लाइन मुझे लगता है बहुत आसान है और कभी भूल ही नहीं सकते आप इस लाइन को। इंटरेस्टिंग लाइन है ना, और आसानी से शब्दों में है तो याद तो पक्का रहेगा। अब आपको इतना करना है कि 71वां, ये 71 क्या है, ये 71 है 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ है ना, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ है, उस 71वें संविधान संशोधन से नेपाली भाषा जोड़ी गई है 16वीं भाषा के रूप में, है ना। 16वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई है, नेपाली भाषा। और फिर 17वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई है, मणिपुरी। बोल सकते हैं मणि को, मणि से क्या याद आ जाएगा आपको, मणिपुरी। ये भी लिख लीजिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 का है। तो 1992 में ये 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं भाषा मणिपुरी, और 18वीं भाषा जो थी 18वीं, वो 18वीं भाषा जोड़ी गई है कोंकणी।
आप जानते हैं कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आप कहेंगे कोंकणी भाषा महाराष्ट्र में, यहाँ पर इस जगह पर बोली जाती है जहाँ कोंकण क्षेत्र है। महाराष्ट्र में गोवा तक के इलाके में कोंकण क्षेत्र है, वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी? 18वीं। फिर देखो ये 92 का मतलब है 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां जो संविधान संशोधन है, 92वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ है 2003 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा देखो बा से हो जाएगा बोडो, आप इसे बदमाश की जगह बोडमास भी कर सकते हैं। बोडमास कर लेंगे तब भी आपको याद आ जाएंगी 4 भाषाएं। तो बोडो, और दा का मतलब है यहाँ पर डोगरी, और माँ का मतलब है यहाँ पर मैथिली, और सा से आपको याद आ जाएगा संथाली। इस तरीके से देखो बोडो को हम क्या बोलेंगे? 19वीं भाषा है, ये 20वीं है, ये 21वीं है, और ये 22वीं है। इस तरीके से इन भाषाओं का क्रम आप आसानी से याद कर सकते हैं, एक ही बार में याद हो जाएगा। बस एक 15वीं भाषा में थोड़ी मशक्कत करनी है, याद करना पड़ेगा कि 21वां संविधान संशोधन हुआ, और 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अनुसूची 8 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा सिंधी। तो सिंपल सा है। और उसके बाद फिर 71 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाश चुरा ले गए। ये लाइन याद कर लेंगे तो वो सारी 16वीं 17वीं भाषाएं, सारी 16 से 22 तक की भाषाएं याद हो जाएंगी। तो 71 नेपाली, 71वां संविधान संशोधन, 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं मणिपुरी, 18वीं कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें बा से बोडो, बोडो मतलब इधर उत्तर पूर्व की तरफ बोली जाती है बोडो भाषा। बोडोलैंड जो आप जानते हैं असम क्षेत्र में बनाने की बात हो रही है, मतलब अलगाववादी मांग कर रहे हैं। दा से है, दा से यहाँ पे डोगरी है, तो डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। माँ से मैथिली है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे है, वैसे बिहार में बोल सकते हैं आप, मैथिली बिहार में बोली जाती है। और जो संथाली है वो संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है, जहाँ संथाल रहते थे, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर ये संथाल लोग रहते थे, तो वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। और ख़ासतौर से उत्तर पूर्व के इलाकों में ही बोडो और संथाली दोनों भाषाएं आपको मिल जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुल मिला के ये 22 भाषाएं थी। तो बहुत आसान देखो टॉपिक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका वनडे एग्जाम है कोई, तो आप ये कर लो कि शुरू का एकदम वीडियो देखो, शुरू के 10 मिनट का, 7-8 मिनट का देख लो, 2 आर्टिकल देख लो, 343 और 344, और फिर देख लो 351 और 350 ए और बी, इतना कर लेंगे आप। उसके बाद फिर आप आ जाओ किस पे? अनुसूची 8 पे। अनुसूची 8 जो एंड का जो 5-10 मिनट का वीडियो है वो, यानी कि अनुसूची 8 में कौन सी भाषाएं हैं और इसके अलावा कितनी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, है ना। तो 15 से लेके 22वीं भाषा तक, 22वीं भाषा का क्रम ये करना है। एक नोट करके आप एक बात याद रखेंगे कि हमारे संविधान में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो 3 राज्यों की राजभाषा तो है, लेकिन संघ की राजभाषा में शामिल नहीं है, यानी कि अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। तो अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में शामिल नहीं होने के बावजूद भी अंग्रेजी जो है वो मेघालय, है ना, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी राजभाषा है। लेकिन इन तीनों राज्यों में राजभाषा होने के बावजूद भी हमारे संविधान की अनुसूची 8 में राजभाषाओं में शामिल नहीं है। इस बात को विशेष तौर से याद रखेंगे। इसके अलावा राजस्थानी, भोजपुरी भी राजभाषाओं में शामिल नहीं है। लेकिन नेपाली देखो, आपको लगेगा कि दूसरे देश की है, नेपाली है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही होगा कि कौन सी राजभाषाओं में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी जो बहुत सुनते हैं तीनों भाषाएं, आप उन तीनों में से एक भी राजभाषाओं में शामिल नहीं है। कहाँ पे? अनुसूची 8 के अंदर। राज्यों में तो है, 3 राज्यों में, लेकिन और इसी तरीके से कौन सी है? तो नेपाली याद रखेंगे विशेष तौर से। नेपाली आपको लग सकती है विदेशी, तो नेपाली शामिल है किसमें? अनुसूची 8 की राजभाषाओं में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप इसके अलावा आप ध्यान रखिए, आप वीडियो जब देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक कीजिए तो आप फेसबुक पेज है हमारा, उस पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम वाला पेज मुझे लगता है, या टेलीग्राम वाला जो चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर समय समय पर अगर वीडियो ना भी बना पाऊँ, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और कई बार हम आलस भी कर जाते हैं वीडियो बनाने में, लेकिन
आपको ध्यान रखना है कि टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF फाइल भेजता रहता हूँ, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो जो भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं भेज देता हूँ। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। नाम सबका वही है, हर चैनल का, हर वीडियो, यूट्यूब वीडियो का, सबका एक ही नाम है, GS विद गौरव यादव सर। आपको ध्यान रखना है कि गौरव यादव सर जरूर लगाना है, क्योंकि बिना सर के तो मैं मिल नहीं सकता बिल्कुल भी। तो गौरव यादव सर जरूर लगा देना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप कहीं भी सर्च करें आपको 100% ये 3 जो वर्ड हैं वो आप लिख देंगे तो मिल जाऊंगा मैं। आपको लिखना है गौरव यादव सर, बस इतना लिखना है, और GS विद लिख देंगे तो हर हाल में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। उम्मीद है कि न्यू ईयर पे हम मिलेंगे और आपको कुछ मुझे लगता है एंटरटेनमेंट वाला कुछ वीडियो बनाना चाहिए मुझे, मेरे द्वारा आपके लिए। तो हम ज़रूर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएँ, पढ़ाई से थोड़ा हटके, क्योंकि आपको मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।